बच्चों को मेरा नमस्ते। तो बेटा आज हम क्या करेंगे? आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं दिव्यांगता चैप्टर में से। तो आज क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ अच्छे शब्दों से हम क्या करेंगे, आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। तो ये क्या है? ये जो वर्ड्स है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अब इसको समझते हुए आज की क्लास को आज के क्लास में आगे चलेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो, असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद प्रयास न करना बुरी बात है। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती है। देखो बेटा कितने अच्छे वर्ड्स हैं ये। तो जो है, हम कई बार हमारे जीवन में कोई भी कार्य करते समय ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सफल हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई और कार्य कर रहे हो। हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है ना। ज्यादातर हम लोग असफल हो जाते हैं, कई कई बार सफल हो जाते हैं। तो जो है, असफल होना जो है कभी भी कोई एक बुरी बात नहीं है। लेकिन असफल होने के बाद, आप एक बार असफल हो गए, उसके बाद आपने छोड़ दिया सब कुछ। क्या छोड़ दिया? प्रयत्न करना छोड़ दिया या प्रयास करना छोड़ दिया। वो बहुत बुरी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता हमें नहीं मिल जाती है ना। उस टाइम तक हमें क्या करना चाहिए? सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बेटा आपके जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो आपको क्या करना चाहिए? एक बार आप असफल हुए, दो बार हुए, तीन बार हुए, कोई बात नहीं, तत्काल काम करना शुरू कर दीजिए। आप जिस बात पे असफल हुए हैं उसको आप बार बार कीजिए। तो एक पल ऐसा आएगा जब आप उसमें बहुत अच्छी तरह से चमक जाओगे, एकदम सफल हो जाओगे। तो आपको पता है कि समय जो है बहुत मूल्यवान है ना। समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? तो काम करते समय, कोई भी कार्य को करते समय हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आती है कि नहीं? बहुत सारी ज्यादा जो है बाधाएं हमारे सामने आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम एकदम सुखी होकर बैठे और हम एकदम से सफल हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जो कठिन प्रयत्न करता है उनको ही सफलता हो मिलती है कि नहीं? आपको पता है ना, आप अगर एग्जाम में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से कार्य करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, है कि नहीं? तो काम करते समय बाधाओं का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन आप उसको अनदेखा कीजिए। आप बढ़ते जाइए। बेटा आपने चींटियों को देखा है ना? आप देखोगे कि वे हर समय दौड़ भाग करते रहते हैं, है ना। हर समय वे थकते नहीं है, हमेशा काम पे लगे रहते हैं। वो लोग सुस्ती मार के या आराम करके या सो कर नहीं अपना जीवन बिताते। वे हमेशा अपने कार्य के लिए, अपने कोई भी जो वो लोग कार्य करते हैं उसको करते रहते हैं लगातार। तो सोचे जरा, इतनी छोटी चींटी हमें क्या सिखाती है कि आप बिना रुके प्रयत्न करते रहे। ओके। देखो बेटा, अगर चींटियों का जो वास्थल होता है वो टूट जाता है या आप कभी उसको तोड़ देते हो, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कभी आप तोड़ भी देते हो तो वे चुप नहीं बैठते हैं। ऐसे नहीं बैठ के रोते हैं कि भाई हमारा घर नष्ट हो गया, हमारा वास्थल नष्ट हो गया। ऐसा वे कभी नहीं करते हैं ना। वो उसी क्षण से अपने अगले वासस्थान का निर्माण करने लगते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार एग्जाम में कम अंक आ गए या फिर एक बार असफल हो गए तो रो रो कर बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि भाई मुझसे तो ये काम नहीं होने वाला, अब मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मुझसे नहीं होगा, है ना। तो जीत जो है ना बेटा, वो कब आती है? जब आप प्रयास करते हो, जब आप प्रयत्न करते हो। जहां पर आप हार जाते हो वहीं से आप क्या करने के लिए शुरू कर दो? जीत के लिए, है ना, जीत के लिए लड़ना शुरू करो। आप सफलता के पूंजी पर पहुंच जाओगे, है ना। सफलता जो है आपको मिलके ही रहेगी। तो बेटा आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो भी जिस भी भगवान पर आप विश्वास करते हैं उनकी प्रार्थना कीजिए, और साथ ही साथ अपनी मेहनत को जारी रखिए जिससे कि हम बहुत आगे पहुंच जाए। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई बेटा? ठीक है, चलिए।
तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आज हम दिव्यांगता लेसन के अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस है इसमें, उनको हम करेंगे आज। तो सारे बच्चे अपने अपने नोटबुक्स निकाल कर बैठ जाइए। प्रश्न और उत्तर आपकी स्क्रीन पे अभी दिखेंगे। सारे बच्चे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। सभी को आई होप मेरा जो स्क्रीन है वो दिखाई पड़ रहा है ना। तो आपका पहला प्रश्न आपके आगे है, देखिए बेटा क्या है प्रश्न पहला। ओके, पहला प्रश्न है हमारा, क्या दिया गया है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। क्या है प्रश्न, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं, यह है हमारा पहला प्रश्न। तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, प्राथमिक उपचार क्या है, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, लिखिए, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो क्या लिखा हमने सबसे पहले, चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार ना दिया जाए, ना दिया जाए तो क्या होगा बेटा, उसकी स्थिति जो है बिगड़ जाएगी, उसका दर्द बढ़ता जाएगा और उसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। तो अगर ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि प्राथमिक उपचार क्या है या प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हो, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। इस प्रकार से आप उस आंसर को लिखेंगे। ठीक है बेटा, सबने लिख लिया। तो प्रश्न क्या था हमारा, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। सभी बच्चे अपने नोटबुक पे जल्दी जल्दी से इसके आंसर को नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूटता है तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो फिर से उन लाइंस को आपको दिखाएंगे। चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। अब ये प्रश्न को आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक उपचार के क्या लाभ है। ओके, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तब भी आप यही आंसर उसके लिए लिख सकते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ चले बेटा, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चले। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए, वो है हमारा दूसरा प्रश्न। ओके, तो चले हम दूसरे प्रश्न की तरफ। आई होप सभी बच्चों का ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, सबने लिख लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं, श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखो बेटा दो प्रश्न है ना। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि दिव्यांगता क्या है, दूसरा है कि श्रवण दिव्यांगता के बारे में भी आपने कुछ शब्द लिखने हैं। ओके, चलिए, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए, दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिन्हें हम WHO बोलते हैं, उनके अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे, एक बार मैं ये आंसर को पूरा पढ़ लूं बेटा, उसके बाद आप लिखिए, दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं।
ओके। तो दिव्यांगता क्या कहते हैं, उसका आंसर ये हो गया। उसके बाद श्रवण दिव्यांगता क्या है? श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। तो ये है इसका आंसर। तो आप आराम से लिखिए। यहां से आपको फिर से दिखाते हैं। प्रश्न है हमारा, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। सभी बच्चे यहां पर ये आंसर है इसका दूसरे का लिख लीजिए। बेटा जब भी आप आंसर लिखते हो उसको अच्छी तरह से पढ़ कर लिखिएगा। ओके, जब आप अपने नोटबुक में लिखते हो ना, ऐसे नहीं कि इधर उधर बातें करके आप लिखेंगे, ऐसा नहीं। आप देखो कि आप क्या लिख रहे हो। ओके, पढ़ पढ़ के उसको लिखिए, तो आपको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो ये आंसर्स है वो एकदम से याद हो जाएंगे। जब आप बोल बोल के या मन में बोल के लिखोगे तो ये आंसर्स आपको एकदम से पक्के हो जाएंगे। तो क्या लिखा हमने दूसरे का आंसर? दिव्यांगता, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। जिसके दिन प्रतिदिन की क्रियाएं, जिससे जो है दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती है, उसे दिव्यांगता कहते हैं। पहले तो इतना पोर्शन आप लिख लीजिए। अगर किसी का छूट जाता है तो आप बता दीजिए मुझे। चलिए, इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है ये, श्रवण दिव्यांगता क्या है, या श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो आप ये लिखेंगे, श्रवण दिव्यांगता। श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। तो जिनको कान की अ, जो है श्रवण दिव्यांगता होती है, वो बच्चे जो है बोलने में भी ज्यादातर सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ध्वनियों को सुन सुन के ही बच्चा बोलता है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। हम अगले प्रश्न की तरफ जा सकते हैं। सभी बच्चों ने लिख लिया? अगले प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। प्राथमिक उपचार पेटी, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, तो प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो मुझे लगता है मुझे ये लिखवाने की जरूरत भी नहीं है बेटा, आप सब आराम से लिख सकते हो, है ना। आपको याद होगा कि हमने क्या क्या बताया था आपको। तो प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए।
बेटा जब भी आप एक आंसर लिखते हो उसको आप एकदम से, जैसे कि प्राथमिक उपचार पेटी में कैंची, गाउज, पट्टियां, ऐसा ऐसा करके नहीं लिखेंगे बेटा। जब भी आप आंसर लिखते हो उसका एक स्टाइल होता है लिखने का, उसका एक ढंग होता है लिखने का, है ना। तो जैसे कि ये सवाल आया है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए, फिर आप लिखेंगे चीजों को, है ना। क्या क्या लिखेंगे बेटा आप? अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियां, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि, है ना। पहले तो ये लिख लीजिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए बेटा? ये सभी उपकरण तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ दवाइयां भी होनी चाहिए, है ना। तो हमें पता है जो हमारी जो बॉक्स होती है, फर्स्ट एड बॉक्स जो होती है, उसमें कुछ उपकरण भी होते हैं, साथ साथ में कुछ दवाइयां का होना भी बहुत जरूरी होता है। अब दवाइयां कौन कौन सी होती है उसमें, क्या क्या दवाइयां आपने रखनी चाहिए? कुछ दवाइयां होनी चाहिए जैसे कि पैरासिटामोल, है ना। पैरासिटामोल किस लिए होता है बेटा? आपका टेम्परेचर उतरने के लिए, यानी कि आपको बुखार उखार है तो फिर बुखार उतरने के लिए, है कि नहीं। और डिटॉल होना चाहिए, टिंचर, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, पेन बाम होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए, नमक, शक्कर आदि। इन सब का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई कई बार बच्चे जो है उल्टियां कर देते हैं, कई बार उनको दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम पर ओआरएस का घोल देते हैं, ग्लूकोज देते हैं उन्हें, है ना। और जब चोट वगैरह लगती है डेटॉल से साफ करके टिंचर वगैरह लगाया जाता है। पेन बाम, कई बार गिर जाते हैं तो चोट वोट तो नहीं लगती है, लेकिन सूज जाता है कई बार हमारे शरीर के कई भाग, तो वहां पर पेन बाम लगाते हैं। और जब चोट लगती है तो वहां पर कीटाणुओं के संक्रमण को रोकने के लिए वहां पर सेप्टिक क्रीम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो लिखिए, अस्पताल में उपयोग की जाए, पहले तो प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुइयां, पट्टियां, गॉज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मोमीटर। ओके ओके, सीएस करधाना वाराणसी से कहा है धीरे धीरे, ओके धीरे ही दिखा रहे हैं बेटा, आराम से लिखिए। प्रश्न था हमारा, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लिखिए कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, ठीक है। उसमें लिखिए आप रुई, पट्टियां, गॉज, पिन, कैंची, थर्मोमीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची आदि। यूपीएस भोरकला से बच्चों ने नोट्स लिखा हुआ है, काजल पटेल का नोटबुक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है आपने आंसर, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, ये लिख लिया। उसके बाद दवाइयों के बारे में लिखे हम लोग, कुछ दवाइयां होनी चाहिए जैसे पैरासिटामोल लिखिए। फिर क्या होना चाहिए? यस, यहाँ पे लिखिए, कुछ दवाइयां होनी चाहिए जैसे पैरासिटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे चले बेटा। तो ये सबने लिख लिया ना?
जो प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए, एक बार ऐसे रीड कर देती हूँ। जिनका कुछ छूट गया है तो आप जल्दी से लिख लीजिए। यस, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियां, गॉज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मोमीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, कपच्ची आदि। अस्पताल में उपयोग की जाने वाली चीजों के यानी कि उपकरणों के बाद हम लिखेंगे कुछ दवाइयां भी होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ओआरएस का पैकेट, पेन बॉम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? दिव्यांग जनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? तो बेटा हमें पता है दिव्यांग जनों के प्रति हमें हमारा बहुत ज्यादा जो है सामाजिक दायित्व बनता है ना। उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल सब बढ़ाने के लिए, उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं? तो लिखिए आप इसका आंसर। हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाए और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें, है ना। एक बार मैं इसके आंसर को जरा रीड कर देती हूँ, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन दिखाते जाएंगे। तो दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, यानी कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने बनाई है, तो ये अगर आपको पता है तो आप उनको जागरूक कीजिए और उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी जो है अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ व्यतीत अपना जीवन को व्यतीत कर सके, है ना। तो लिखिए, यहां पर आंसर है, आप आराम से इस आंसर को लिखिए। तो हमारा दायित्व क्या है उनके प्रति, ये हमने लिखना है। चलिए आगे की लाइनों को देखिए। अगला है, दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ व्यतीत करें। चलिए आगे है हमारा प्रश्न, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया से, ओके। मुझसे पूछा है यूपीएस बोरकला से, मैम एमसीक्यू। तो बेटा आज क्या बात है कि आज हम ये जो प्रश्न है इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी करेंगे हम। ओके, तो अब अगला जो क्लास होगा उसमें आपका एमसीक्यू चलेगा, ठीक है।
तो आज जो है हम प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेंगे, अगले क्लास में आपका एमसीक्यू करेंगे। ओके। तो डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? तो डिसलेक्सिया ऑलरेडी हम लोग इस चैप्टर में से 2-3 एमसीक्यूज कर चुके हैं, है ना? तो अभी हम अगले क्लास में आपको एमसीक्यू आप बच्चों से पूछेंगे। ओके। तो डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं, ये हमारे टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन है। तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया जो है, क्या पढ़ा था हमने? पढ़ने लिखने से संबंधित विकार होता है ना? जिसमें बच्चों बच्चों को जो है शब्दों को पहचानना, पढ़ने, याद करने में और बोलने में परेशानी होती है। और उनकी उच्चारण क्षमता जो होती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होती है, काफी कम होती है। तो ये ज्यादातर कैसे बच्चों में होती है, कौन से उम्र के बच्चों में होती है बेटा, बताइए। रितिका, नैसी, बेटा देख लिया मैंने आपके नोटबुक्स को, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास प्रश्न कर रहे हो आप लोग। नोटबुक में बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हो बेटा। आप सिर्फ नोटबुक पे लिख के ही नहीं रखेंगे, इसको पढ़ेंगे भी अच्छी तरह से एग्जाम के लिए, ठीक है? तो ज्यादातर ये 3 से 14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने लिखने से संबंध, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये प्रश्न है, डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? दोनों सवाल जब आते हैं, तो ऐसे सवाल जब आते हैं जब आपने अंतर स्पष्ट करना होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे डिसलेक्सिया क्या है, उसके बाद डिसग्राफिया क्या है, उसके अंतर को स्पष्ट करेंगे। ओके। तो डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफी कम होती है और यह 3 से 14 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। ओके। अब देखेंगे हम डिस्ग्राफिया क्या है। तो बेटा ज्यादातर जो डिस्ग्राफिया है हम लोगों ने पढ़ा कि एक दिमागी बीमारी के रूप में से चिन्हित किया जाता है। और ये एक प्रकार का लेखन विकार है ना? लेखन, ग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित विकार है। तो ये एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल यानी पर जो है असर डालता है। और इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल जो है प्रभावित हो जाते हैं। हमने पढ़ा है इसको, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि बच्चे ठीक से स्पेलिंग को लिख नहीं पाते, उनकी हैंडराइटिंग जो है वो बुरी हो जाती है, यानी कि अच्छी प्रकार से वो लोग नहीं लिख पाते हैं कई कई बार, है ना? और शब्दों को, वाक्यों को, पैराग्राफों को मिला के संयोजित करके उनको पढ़ने में उनको लिखने में जो है प्रॉब्लम्स आती है ना? तो ऐसे कौशल जो है उनके प्रभावित हो जाते हैं, तो इसी को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ओके। तो एक और बार क्या लिखा हमने? प्रश्न था हमारा, डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, ठीक है? तो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। उसको लिखते समय आप ध्यान रखिए कि आप क्या लिख रहे हो। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, लेक्सिया यानी पढ़ने लिखने से संबंधित विकार। ओके। जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने, बोलने में परेशानी होती है और वो अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाते हैं शब्दों को, वाक्यों को, है ना? तो सामान्य बच्चों की अपेक्षा जो है इनकी क्षमता, ऐसे बच्चों की क्षमता बहुत कम होती है और ज्यादातर ये 3 से 14 साल के बच्चों में पाया जाता है। और डिस्ग्राफिया क्या है? ये जो है एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित किया जाता है इसको। और ये एक प्रकार का लेखन विकार है। लेखन यानी कि लिखने से संबंधित विकार है जो लेखन के कौशल पर क्या करता है? असर डालता है। इसमें बच्चे क्या नहीं कर पाते, जो इससे पीड़ित बच्चे होते हैं वे बच्चे ठीक से स्पेलिंग को नहीं लिख पाते,
हस्तलेखन में उनकी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम होती है, वाक्यों को, शब्दों को, पैराग्राफ जो लिखते हैं उनको संयोजित करके सही प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे जो कौशल होते हैं बच्चों में, ऐसे जो स्किल्स होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो बेटा ये तो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये सारे प्रश्न और जो उत्तर है आप अच्छी तरह से याद करिएगा। ओके, अच्छी तरह से पढ़ कर आइएगा। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे हम एक नया चैप्टर लेके। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।